नमस्कार बच्चों। हमने पिछली क्लास में ईथर और एपेक्साइड की संरचना और उसकी अ, बनाने की सामान्य विधियों के बारे में अध्ययन किया था। एक बार उसे देख लेते हैं। जैसे कि हम एक पीडीएफ देख लेते हैं। ईथर की संरचना एक लीनियर ना होकर कैसी होती है, कुछ एंगल लिए होती है जो कि C2H5 होने पर 110 डिग्री का कोण बनाती है। दो टाइप के ईथर बताए थे हमने, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। सरल ईथर और मिश्रित ईथर में क्या अंतर है हमने असाइनमेंट में भी दिया था, आप लोगों ने किया होगा अगर अटेंड किया है तो। जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप समान है वो सरल ईथर कहलाता है, जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है वो मिश्रित ईथर कहलाता है। कुछ इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थी जो हमने कल देख ली थी। एल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर प्राप्त होता है, एक बार एल्यूमिना की प्रेजेंस में करते हैं, एक बार सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं। अनुव्रत विलियमसन ईथर संश्लेषण भी था जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड से विक्रिया करवाई थी हमने। उसके बाद हमने ग्रिन्डार अभिकर्मक से बनाना सिखाया था। ग्रिन्डार अभिकर्मक के बाद डाइजोमेथेन से इसकी क्रिया करवाई थी सिल्वर ऑक्साइड के साथ। उसके बाद एल्किन से एल्कोहल की क्रिया द्वारा ईथर बनाना, और उसके बाद उसके हमने इसके उपयोग देखे थे। आज हम इसके आगे का पार्ट अध्ययन करेंगे जो कि इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, ईथर पढ़ रहे थे हम। चलो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में दो प्रकार से देखते हैं, एक तो इसका दहन होता है, दूसरा परऑक्साइड निर्माण होता है। दहन कैसे होगा? जब C2H5 ईथर है, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये विस्फोटक होता है और क्या प्राप्त होता है? CO2 और H2 प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण होने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मतलब इसका ईथर के ऑक्सीकरण से CO2 और H2 प्राप्त होता है। ये विस्फोटक अभिक्रिया होती है, मतलब ईथर का ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट खुले में छोड़ दिया जाए तो ये विस्फोटक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं परऑक्साइड का निर्माण। जैसे C2H5 वो C2H5 है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन, अर्थात यहाँ पर इसे धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आने देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें यहाँ पे परऑक्साइड बनता है। क्या प्राप्त हुआ? हमें यहाँ पे परऑक्साइड प्राप्त होता है। C2H5O जो इसका अल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जो O2 है वो शिफ्ट हो जाता है, परऑक्साइड का निर्माण करता है। तो शेष जो ईथर बचता, थोड़ा इसमें कुछ मात्रा में ईथर भी बचता है। अब ये ईथर को इसका जैसे इसका तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा परऑक्साइड का ज़्यादा होता है। तो इसे वाष्पन द्वारा अलग कर लेते हैं। तो ये ईथर तो वाष्पन द्वारा अलग कर लिया जाता है और परऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब इस परऑक्साइड का ऑक्सीकरण करवाने पर या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये विस्फोटक की अभिक्रिया देकर CO2 और H2O में बदल जाता है। अर्थात यहाँ पे देखो, हमने दोनों अभिक्रियाओं में देखा, दहन में और परऑक्साइड निर्माण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार का उत्पाद बनाते हैं? CO2 H2 बनाते हैं, लेकिन विस्फोटक अभिक्रिया होती है। इसीलिए बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, ईथर को उपयोग में लेने से पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं परऑक्साइड नहीं बन गया हो, यह अभिक्रिया विस्फोटक ना हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, हमने कुछ कंटेंट लिखा है यहाँ पर। ईथर का वाष्पीकरण उसके शुष्क होने तक नहीं किया जाता। वाष्पीकरण नहीं करते जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाए, क्योंकि शेष बचा परऑक्साइड विस्फोटक होता है। तो परऑक्साइड इसमें अगर बच जाता है तो वो क्या हो जाएगा? विस्फोटक हो जाएगा। इसलिए उसका वाष्पीकरण शुष्क होने तक नहीं किया जाता। इसलिए ड्राई ईथर काम में लेते हैं। जब भी हम जैसे ग्रिन्डार अभिकर्मक बनाते हैं उसमें कौन सा ईथर काम में लेते हैं? शुष्क ईथर काम में लेते हैं। परऑक्साइड को बनने से रोकने के लिए उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड भी मिला देते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या करता है? परऑक्साइड को बनने से रोक देता है। अब ठीक है, हमने जैसे मान लो ये कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें परऑक्साइड है या नहीं है? जो भी है तो उसको प्रयोग में लेने से पहले ईथर में परऑक्साइड का टेस्ट किया जाता है हर बार। कैसे करेंगे? ईथर लेंगे जिसमें मान लो परऑक्साइड है, हमने कोई भी ईथर लिया, अगर उसमें परऑक्साइड है तो Fe+2 जो आयन होता है, फेरस आयन होता है, उसको फेरिक में बदल देता है ये। और इसको फेरिक आयन पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग का प्रोडक्ट देता है। लाल रंग खुद ही क्या मतलब है? लाल रंग का लाल खतरे का निशान है। इसका मतलब है कि इसमें परऑक्साइड उपस्थित है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर लाल रंग आ गया पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ अभिक्रिया पर, तो हमें ये ईथर काम में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें परऑक्साइड उपस्थित है, अभिक्रिया विस्फोटक होगी। एक और टेस्ट है हमारे पास में, ईथर की क्रिया करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से स्टार्च की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? नीला रंग प्राप्त होता है। अगर नीला रंग प्राप्त हो गया तब भी ये तय है कि इस ईथर में परऑक्साइड उपस्थित है। चलो नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं हम। PCl5 के साथ अभिक्रिया, जैसे ईथर है RO R-, यहाँ पे मिश्रित ईथर लिया जैसे हमने काम में,
इसकी PCl5 से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, RCl एल्किल क्लोराइड, R-Cl जो मिश्रित ईथर है उसमें दूसरा भी फिर से एल्किल क्लोराइड और POCl3 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ये अभिक्रिया बहुत सी बार पूछी जाती है अलग अलग एग्जाम में। PCl5 के साथ अभिक्रिया में RCl प्लस R-Cl प्लस POCl3 क्या प्राप्त होता है हमें यहाँ पे, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट उत्पाद है कि POCl3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, हम क्या करेंगे, हेलोजनों से अभिक्रिया करवाते हैं। हेलोजनों से अभिक्रिया भी दो प्रकार से होती है, एक अंधकार में एक सूर्य के प्रकाश में। टेम्परेचर डिफरेंट रखेंगे तो हमें कुछ अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। देखो वही ईथर है C2H5 OC2H5, इसको हमने C2H5 को बाइफरकेट कर लिया, CH3 CH2O CH2 CH3। इसकी अभिक्रिया कैसे करवाते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं अंधकार में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो दोनों अल्फा जो ऑक्सीजन है इसका ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन अल्फा डैश पोजीशन है। तो ये अल्फा डैश पोजीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, प्रतिस्थापित होता है क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, उत्पाद क्या प्राप्त होगा, अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फिर इसी अभिक्रिया को जो ईथर है उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, लेकिन अब की बार सूर्य के प्रकाश में इसका हेलोजनीकरण करवाया जाता है। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होता है और हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, पर क्लोरो ईथर प्राप्त होता है। पर क्लोरो ईथर मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है सारे वो किससे से प्रतिस्थापित हो जाए, क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाए। तो C2Cl5 होल टू ओ मतलब C2Cl5O C2Cl5 पर क्लोरो ईथर प्राप्त होता है और HCl हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, ईथर की अभिक्रिया करवाते हैं HI के साथ में। इस अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसल विधि कहलाती है अभिक्रिया, जिसल मेथड काम में लेते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया से क्या है ना, एल्कोक्सी समूह का आकलन करते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, ROR ईथर है इसकी HI से अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो एल्कोहल प्राप्त होगा और एक एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसमें ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एल्किल ग्रुप तो एल्कोहल बनाएगा और कौन सा एल्किल ग्रुप आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाता है। इसी का निर्धारण हमें यहाँ पर करना होता है और यही इस अभिक्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सामान्यतः इसका क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो सब्जेक्टिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हम इसे समझ लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। भाई ROR- है, अब इसमें कौन सा R काम में लेगा, कौन सा एल्किल ग्रुप R- के साथ I क्यों जुड़ा, यहाँ पर R- के साथ H क्यों नहीं जुड़ा, R-OH क्यों नहीं बना, इन सब चीजों का अध्ययन हमें यहाँ पे करना होगा। देखो हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी समझते हैं। स्टेबिलिटी SN1 और SN2 अभिक्रियाएं होती है, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में जाकर वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाकर वहां से अभिक्रियाओं का अध्ययन करें। देखो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, C6H5CH2 कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें देखना है, ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये अभिक्रिया अगर ये तीनों है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, हमें SN1 अभिक्रिया देगी और SN1 अभिक्रिया प्राप्त होगी, मतलब SN1 अभिक्रिया से हम उत्पाद बनाएंगे और SN1 अभिक्रिया है तो कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। जैसे इन तीनों में अगर देखें, मान लो एक एल्किल ग्रुप में तो ये वाला ग्रुप जुड़ा है और दूसरे एल्किल ग्रुप R- था हमारा, ये R है, मान लेते हैं यहाँ पर तो C6H5CH2 जुड़ा है और ये R- है, जहां पर हम मान लेते हैं कि CH3CH3 मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, देखो स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा इसकी है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा और जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके साथ आयोडाइड माइनस ये वाला जुड़ेगा, आयोडाइड आयन जुड़ेगा। तो अभी इन दोनों में से किसी एक में जोड़ना है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, इस वाले की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनुनाद है ना इसमें, तो ये ज्यादा स्थायी है। तो ये कहाँ जुड़ेगा, आयोडाइड इस ग्रुप से जुड़ेगा, न कि इससे। लेकिन अगर जैसे ये दोनों ग्रुप है, यहाँ पर भी अनुनाद से स्थायी है, तो ये ज्यादा जुड़ेगा आयोडाइड। ये वाला प्रोडक्ट मतलब एल्किल आयोडाइड जो RI बनेगा हमारा, वो किसके साथ जुड़ेगा, इस वाले के साथ जुड़ेगा। आगे देखते हैं, अभिक्रिया देखेंगे समझ जाओगे। अब इसी के बाद 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ तो SN1 अभिक्रिया देता है, लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ तो SN2 अभिक्रिया देता है। और SN2 अभिक्रियाओं की खासियत होती है कि उन्हें कम से कम त्रिविम बाधा चाहिए होती है। ठीक है, चलो आगे इस अभिक्रिया को एक बार समझते हैं, रिएक्शन से समझते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है एक साइड ऑक्सीजन के ईथर में और एक साइड में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, तो ये जुड़ा हुआ है ना, टर्सरी ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्राइमरी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पूरा अभिक्रिया का क्रम हमने समझा दिया है,
अगर ये ग्रुप है तो और ये भी ग्रुप है तो हमें कौन सा ग्रुप सबसे पहले बनाना है? 3 डिग्री बनेगा। और SN1 अभिक्रिया होगी, SN1 अभिक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा हमें? क्या प्राप्त हुआ हमें? CH3CH3I प्लस CH3OH प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी अभिक्रिया एक बार समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे HI है, एसिडिक है, H प्लस इसका निकला, कहाँ गया? ऑक्सीजन से जुड़ा। अब ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद इसके पास 2 चांस है। देखो ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। देखो एक तो ये अभिक्रिया थी कि एक तो ये वाला बॉन्ड टूटकर इधर आ जाए और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाए, और दूसरी अभिक्रिया क्या थी? ये वाला बॉन्ड टूटकर इधर चला जाए और हमें क्या प्राप्त हो जाए? CH3C CH3 CH3 OH प्लस CH3 पॉजिटिव, ये प्राप्त हो जाए। तो एक तो हमें प्राप्त हुआ 1 डिग्री और एक हमें प्राप्त हो रहा था 3 डिग्री। ये 3 डिग्री प्राप्त हो रहा था और एक 1 डिग्री प्राप्त हो रहा था, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा ना। जस्ट ऊपर का हमने ऑर्डर देखा है, कौन स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री की ज्यादा स्टेबिलिटी है 1 डिग्री के कंपेयर में। तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त न होकर हमें क्या प्राप्त होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त हो गया तो आयोडाइड आयन कहाँ जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद आगे समझते हैं। जैसे मान लो दोनों SN2 अभिक्रिया से ही संपन्न करवाना हो तो यहाँ पर देखते हैं एथिल समूह और मेथिल समूह दोनों जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से। एथिल मेथिल ईथर बन गया। अब इसकी जब HI से अभिक्रिया करवाते हैं तो कम त्रिविम बाधा है। हमने पहले ही कहा है कि SN2 अभिक्रिया में कम त्रिविम बाधा को देखा जाता है। तो स्टिक हिंड्रेंस कहाँ कम है? CH3 में। तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH3 ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा और ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमें आयोडाइड कहाँ पे जुड़ेगा? मेथिल ग्रुप से जुड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एथेनॉल प्लस मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। यहाँ पे इस मेथिल आयोडाइड या एल्किल आयोडाइड जो भी प्राप्त होता है उसको नापा जाता है और उससे एल्कोक्सी समूह का निर्धारण किया जाता है। चलो इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।